प्रोजेक्ट डिलीवरी या प्रोक्योरमेंट मेथड्स इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। अब जब भी हम कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट जब कर रहे होते हैं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट भी हमने करवाना है। तो उसकी जितने भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल्स हमारे पास हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से एग्जीक्यूट जो हम करवाते हैं और उस एग्जीक्यूशन से रिलेटेड जो मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हम प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स बोलते हैं। अब अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने को मिलेंगे और उनमें से जो मोस्ट कॉमनली या मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स हैं उनमें एक हमारा ट्रेडिशनल डिलीवरी मेथड है जिसको हम डिज़ाइन बिड बिड डी बी बी प्रोक्योरमेंट मेथड हम उसको बोलते हैं। अब डिज़ाइन बिड और बिड हमारा एक ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी है। तो मोस्ट कॉमनली मैं बता रहा था कि यूज्ड प्रोक्योरमेंट मेथड या प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड वो है डिज़ाइन बिड एंड बिल्ड प्रोक्योरमेंट मेथड। अब इसमें होता क्या है कि एक क्लाइंट क्या करता है, कंसल्टेंट को हायर कर लेता है और अपनी जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए वो उस फैसिलिटी का डिज़ाइन करवा देता है और उसकी वर्किंग जो ड्राइंग्स हैं वो बना ली जाती हैं। वो बनाने के बाद बिडिंग का प्रोसेस इनिशिएट किया जाता है और उस बिडिंग के प्रोसेस में एक मोस्ट competitive कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया जाता है और उसके साथ ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट साइन करके प्रोजेक्ट की इनिशिएशन करवा दी जाती है। तो ये जो सेटअप है ये ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स है जो आपको कम व बेश हर तीसरी चौथी साइट पर देखने में मिलेगा। फिर दूसरी जो टाइप हमारे पास आती है प्रोजेक्ट डिलीवरी की उसको हम कहते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड प्रोजेक्ट। इसमें क्या होता है कि अ, पिछला जो ट्रेडिशनल था उसमें तो क्लाइंट ने एक कंसल्टेंट हायर कर लिया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड में क्लाइंट ने डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लिया। अब उस कॉन्ट्रैक्टर की तमाम ज़िम्मेदारियाँ थीं कि डिज़ाइनिंग भी उसी ने करनी है इस फैसिलिटी की और कंस्ट्रक्शन भी उसी कॉन्ट्रैक्टर ने करके देनी है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट स्पेसिफिकेशन, उसकी डिज़ायर्स, उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। ये तो होगी दूसरी प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। फिर आती है हमारे पास एक तीसरी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड जिसको हम टर्न की प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड भी बोलते हैं या इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। इस ये भी कमोबेश पिछले से ओवरलैप ही करता है। इसमें भी तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो मेन कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती हैं। उसने डिटेल्ड डिज़ाइनिंग भी करनी है, उसने किसी तरह का अगर कोई मटेरियल उसकी प्रोक्योरमेंट की रिक्वायरमेंट है, कोई स्पेशल मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, वो तमाम उसकी उससे रिलेटेड जो तरीक़ाकार होगा वो कॉन्ट्रैक्टर ने करना है और इस कंस्ट्रक्शन का इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स इंसेप्शन टू इट्स कंप्लीशन, इसमें जितने भी प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल्स इन्वॉल्व होंगे उन तमाम में कॉन्ट्रैक्टर की ही जिम्मेदारियां होंगी कि उसी ने ही ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट करके प्रोवाइड करना है। इसमें फिर ये हम यूज़ करते हैं मोस्टली यहाँ पे थोड़ी सी प्रोजेक्ट्स में कम्प्लेक्सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएं और रिस्क जहाँ पर प्रोजेक्ट में ज़्यादा हो वहाँ पर इस तरह की प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स यूटिलाइज़ किया जाता है। फिर हमारे पास एक और प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है जिसको हम कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट
प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो क्लाइंट है वो एक कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की फर्म को हायर कर लेता है, या जिसको हम कंसल्टेंसी भी बोलते हैं। अगेन ये भी मोस्टली जो हमारे पास जिसमें प्रोजेक्ट्स की कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसमें जिन प्रोजेक्ट्स में रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, मसलन कि हमारे पास डैम्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, या टनल्स के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें आपके पास स्टेक होल्डर्स भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो, रिस्क भी आपके पास ज़्यादा इन्वॉल्व हो, पैसा भी जिस पे बहुत ज़्यादा आपका इन्वॉल्व हो। ऐसे प्रोजेक्ट्स में आपका कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को यूटिलाइज किया जाता है। और आजकल लेटेस्ट अगर आप रिसर्च करें तो मोस्टली जो मोटरवेज़ के प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान की, अगर मैं बात करूं तो वो फिफ्थ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स को प्रेफर करते हैं, जो जिसको हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट्स बोलते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें होता यह है कि जी कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, वो उस फैसिलिटी को बनाता है अपना पैसा लगा के, और उस फैसिलिटी को ऑपरेट भी करता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन जो उसने उस अदारे के साथ एग्रीमेंट किया होता है, और उस ड्यूरेशन को हम कंसेशन पीरियड बोलते हैं। उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्टर जिसने वो फैसिलिटी बनाई होती है, वो टोल प्लाज़ों की शक्ल में, जिस तरह अगर आप ट्रैवल करें मुख्तलिफ मोटरवेज़ पर, तो कहीं आपको FWO के मिलेंगे टोल प्लाज़ों पर बंदे, और कहीं पे NLC के बंदे मिलेंगे। तो वो उन टोल टैक्सेस से कलेक्शन जो होती है अमाउंट, उसको कलेक्ट करते हैं, और उन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो अपना विद प्रॉफिट मार्जिन जो पहले से एग्रीड अपॉन टर्म्स पर होता है वो रीगेन कर रहे होते हैं। इसकी ड्यूरेशन मोस्टली 20 साल होती है, 25 साल होती है। डिपेंड करता है कि एग्रीमेंट क्या हुआ है, किस नेचर का एग्रीमेंट है अदारों के बीच। और उस कंसेशन पीरियड के बाद जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है वो उस फैसिलिटी को प्रॉपरली मेंटेन, उसकी मेंटेनेंस वर्क करता है, और मेंटेनेंस का काम करने के बाद वो स्पेसिफिक एसेट दोबारा उस अदारे के हवाले कर देता है, और आगे जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको ऑपरेट करने की, वो अब उस सरकारी अदारे के ऊपर आती हैं। वही अब उसने उसको जितनी भी उसके मामला हैं वो उसने देखने हैं। तो इस तरह की प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड की जो अरेंजमेंट होती है, इसको हम बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र प्रोजेक्ट डिलीवरी बोलते हैं। और ये हमेशा ये जो प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड है ये हमेशा सरकारी प्रोजेक्ट्स में यूज़ की जाती है। फिर अगर हम इनका क्रॉस कंपैरिजन करने की कोशिश करें कि कौन सा डिलीवरी मेथड हम कब यूज़ करते हैं, और ये मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड हैं वही उठाए गए हैं। DBB मतलब डिज़ाइन बिड बिल्ड, और DB से मुराद है डिज़ाइन एंड बिल्ड, और CMAR से मुराद है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिस्क प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। तो इनको आपस में क्रॉस कंपेयर किया गया है 7 डिफरेंट पॉइंट्स की बेस पे, जिसमें आपके पास प्रोजेक्ट साइज एंड कम्प्लेक्सिटी है, फिर आपकी लेजिस्लेटिव या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर आपकी रिस्क टॉलरेंस के अगर इस प्रोजेक्ट में रिस्क है तो वो इन प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स में किस तरह इन्वॉल्व होगा। फिर स्केड्यूल सेंसिटिविटी, स्केड्यूल से मुराद जो इस प्रोजेक्ट की टाइमिंग्स आपको बताई गई हैं कि कब स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, कौन सा माइलस्टोन किस टाइम पर अचीव होगा, वो ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब कि कम तो नहीं है इस प्रोजेक्ट का। और फिर लोकल मार्केट का नॉलेज, मतलब अगर आपने प्रोक्योरमेंट करनी है मटेरियल की, मशीनरी की, मैन पावर की, उससे रिलेटेड क्या सूरत हाल है डिफरेंट डिलीवरी मेथड्स में। फिर ऑनर, इन्फ्लुएंस या कंट्रोल, मतलब जो मेन आपका क्लाइंट है उसका इन प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स में किस हद तक वो इसमें इन्वॉल्व होगा, किस हद तक उसका कंट्रोल होगा। और एंड पे जो पॉइंट है, ऑनर के अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, उसका नॉलेज सेट क्या है, और उसके रिसोर्सेज क्या हैं,
इन कंपेयर विद कंपेयर टू डिफरेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। तो ये एक क्रॉस कंपैरिजन किया गया है, और इस क्रॉस कंपैरिजन से आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन, बिड एंड बिल्ड जो है वो ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा लेजिस्लेशंस भी रिक्वायर्ड नहीं होती हैं, टॉलरेंस भी जो रिस्क टॉलरेंस है वो भी इतनी मैसिव नहीं होती, फिर स्केड्यूल का इसमें इतना मामला नहीं होता, और लोकल मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि ये इतनी इसमें कम्प्लेक्सिटी इन्वॉल्व नहीं होती इस प्रोजेक्ट में, इतनी कम्प्लेक्स नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व नहीं होती, तो लोकल मार्केट का जो नॉलेज है वो इतना उसमें इशू ज़्यादा नहीं आते। फिर इसमें क्योंकि ऑनर का इन्फ्लुएंस डिज़ाइन, बिड एंड बिल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। कैसे ज़्यादा होता है कि ऑनर ने कंसल्टेंट को हायर किया, और कंसल्टेंट अब ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव है, जो क्लाइंट की गाइडलाइंस के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाएगा। तो ऑनर का इन्फ्लुएंस इसमें सबसे ज़्यादा है। डिज़ाइन और बिल्ड में थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका सारे का सारा काम जो है अब एक एंटिटी ने करना है, और वो है कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर को क्लाइंट ने क्योंकि उससे एक डॉक्यूमेंट पे एग्रीमेंट हो चुका है, वो तमाम स्पेसिफिकेशन उसको बता दी गई हैं, दी जाती हैं, और उसने उन स्पेसिफिकेशंस और रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक उस प्रोजेक्ट की डिटेल्ड एग्जीक्यूशन कर लेंगे। और अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो क्योंकि डिज़ाइन, बिड एंड बिल्ड में कंसल्टेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो अगर क्लाइंट के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं भी है तो उसके बिहाफ पे वो कंसल्टेंट जो है वो प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन करता है, और जितनी भी उसने सुपरविजन करनी है वो कंसल्टेंट के थ्रू वो करवाएगा क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर की। लेकिन बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इसमें जो क्लाइंट है उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसमें स्टेक होल्डर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, इसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। इसीलिए जो ऑनर है उसको ज़्यादा रिसोर्सफुल होना चाहिए इन डिज़ाइन एंड बिल्ड और कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की जो प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स हैं। फिर ये डिलीवरी मेथड्स हैं, इनमें एक क्रॉस कंपैरिजन किया गया है कि डिज़ाइन, बिड एंड बिल्ड में फाइनल डिज़ाइन जब आप कर रहे होते हैं उस पॉइंट तक कॉन्ट्रैक्टर की जो इनपुट होती है वो नहीं होती, या बहुत माइनर होती है, क्योंकि अभी तक कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज नहीं हुआ होता। कंसल्टेंट के साथ मिलके जो क्लाइंट है वो डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, और डिज़ाइनिंग जब हो जाती है उसके बाद बिडिंग का प्रोसेस स्टार्ट करके कॉन्ट्रैक्टर को फाइनलाइज किया जाता है। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टर की इनपुट बहुत थोड़ी होती है एज कंपेयर टू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड डिज़ाइन, बिल्ड, प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड। अब कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड में डिज़ाइन जब आपका 30% कंप्लीट हो जाए तो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आपका जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसकी इनपुट आप लाजमी इन्वॉल्व करें अपने डिज़ाइन में। और आपका जो डिज़ाइन एंड बिल्ड है तो ऑब्वियसली उसमें तो डिज़ाइनिंग का जितना भी प्रोसेस है वो सारे का सारा करना ही कॉन्ट्रैक्टर ने है। तो उस डिज़ाइनिंग के प्रोसेस में और उसकी डिज़ाइन की एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में जो कॉन्ट्रैक्टर की इनपुट है वो मैक्सिमम होती है। अब डिज़ाइन एंड बिल्ड में आपकी टाइम सेविंग ज़्यादा हो रही है एज़ कंपेयर्ड टू कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड, और इन दोनों प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स की को यूटिलाइज करने पे टाइम सेविंग होती है बहुत ज़्यादा एज कंपेयर टू डिज़ाइन, बिड एंड बिल्ड प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स। अगर एक तरफ से कॉस्ट आपका, एक तरफ से टाइम की बचत हो रही है तो दूसरी तरफ ऑब्वियसली आपकी कॉस्ट थोड़ी सी ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा हो जाएगी। अब अगर हम प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड्स की बात मुकम्मल करते हैं तो उसके बाद टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पर आते हैं कि डिलीवरी मेथड तो हमने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इस कॉन्ट्रैक्ट को अब एग्जीक्यूट करने के लिए क्या तरीकाकार इख्तियार करना होगा हमने, वो तो था प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड कि प्रोजेक्ट को डिलीवर किस अंदाज से आपने करना है। लेकिन आप जो कॉन्ट्रैक्ट एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट बनाने जा रहे हैं, जैसा कि असाइनमेंट 1 मैंने आपको दी है वो प्योरली
कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टाइप्स पर आके फिट होती है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज बनानी हैं या कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट तैयार करना है, उस डॉक्यूमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी टाइप आप यूज़ करने जा रहे हैं। और मोस्टली जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली और मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप है कॉन्ट्रैक्ट की, वो यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। ये तीन जो टाइप्स हमारे पास सामने आ रही हैं, यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, फिर लमसम कॉन्ट्रैक्ट जिसको फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, और तीसरे पे कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट आ रहा होता है। सबसे पहले हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमें नाम से इसका पता लग रहा है कि आपने जोन सी भी मतलब आप प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपने अपनी एक्टिविटीज़ को ब्रेक डाउन किया है और हर एक्टिविटी का आपने यूनिट प्राइस कोट कर दिया है। और उस यूनिट प्राइस को जब आप क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उस एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो ऐसी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप जिसमें आप तमाम एक्टिविटीज़ को पर यूनिट प्राइस के हिसाब से मेंशन करते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। अब ये जो यूनिट प्राइस आप अपनी डाल रहे हैं किसी भी एक्टिविटी के अगेंस्ट बैसियत कॉन्ट्रैक्टर, उसमें आपका ओवरहेड भी इंक्लूड होना चाहिए, उसमें आपका प्रॉफिट भी इंक्लूड होना चाहिए जो आप अपनी बिड प्राइस क्लाइंट को सबमिट करवा रहे हैं। उसमें आपके ओवरहेड भी होते हैं, आपका प्रॉफिट भी होता है। तो ये चीज़ ज़हन में, और ये यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट है, ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड है कॉन्ट्रैक्ट टाइप जो मैंने बताई है। और जितने भी हमारे सरकारी प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप देखेंगे कि उनमें हमेशा यूनिट प्राइस कॉन्ट्रैक्ट को ही यूज़ किया जाता है। ये एक एग्जांपल के तौर पे यूनिट प्राइस प्रपोजल आपके सामने नज़र आएगा। इसमें 12 डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं या आइटम्स हैं और हर की क्वांटिटी निकाली गई है। अब ये क्वांटिटी आपको जो ड्राइंग्स प्रोवाइड की जाएंगी वहाँ से आप निकालते हैं, और उस क्वांटिटी के अगेंस्ट आपने अपना यूनिट प्राइस रेट देना होता है कि आपकी अगर ये एक्सकवेशन है, इसकी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपका पर क्यूबिक, अब ये यूनिट जो है ये क्यूबिक यार्ड है। एक्सकवेशन पाकिस्तान में मोस्टली हम क्यूबिक फीट के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं या मीटर क्यूब के हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। तो जो सी भी यूनिट है उसके हिसाब से पर पर यूनिट के हिसाब से आपने अपना रेट बताना होता है। अब जब आपने पर यूनिट का रेट दे दिया और क्वांटिटी आपने निकाल ली, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास उस एक्टिविटी की एस्टिमेटेड कॉस्ट आ जाती है उस एक्टिविटी की। सेम इन्हीं स्टेप्स पे जब आप बाकी तमाम एक्टिविटीज़ की कॉस्ट निकाल लेते हैं और इन तमाम कॉस्ट को सम अप कर देते हैं, तो आपके पास टोटल एस्टिमेटेड अमाउंट आ जाती है जो आपने अपने टेंडर डॉक्यूमेंट में कोट की होगी, जिसको हम बिड प्राइस भी बोलते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास आती है लम सम कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। इसमें आपने जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट को फिक्स कर दिया जाता है। कि मैं मिसाल के तौर पे मैंने एक घर कंस्ट्रक्ट करवाना है बैसियत क्लाइंट, मैं इसकी कॉस्ट फिक्स कर देता हूँ कि मुझे ये घर जो 10 मरले का है 80 लाख में बना कर कॉन्ट्रैक्टर ने देना है। और मुख्तलिफ लोग मेरे पास मुझसे रब्ता करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्टर से मेरी बातचीत हो जाती है और वो मुझे कहता है कि ठीक है जी, मैं आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस घर को 80 लाख में बना कर दूंगा। तो ऐसा एग्रीमेंट जिसमें आप अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को फिक्स कर दें, उसको हम बोलते हैं और उस पे उस कॉन्ट्रैक्ट की टाइप को हम बोलते हैं लम सम कॉन्ट्रैक्ट या फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को की प्राइस तो सेट हो गई, मतलब 80 लाख मेरा उसके साथ मुआयदा हो गया। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर इस 80 लाख के सम को ब्रेक डाउन कर देगा। कैसे ब्रेक डाउन करेगा? वो इस तरह ब्रेक डाउन करेगा कि वो मुझे कह देगा कि इरफान साहब, आपकी जब मैंने एक्सकवेशन वाला काम करना है तो उस काम के इख्तिताम पे मुझे आपने इस 80 लाख में से 5 लाख की पेमेंट लाजमी करनी है। फिर वो मुझे कहेगा, इरफान साहब, जब मैं आपकी
फाउंडेशन पूरी कंस्ट्रक्ट कर लूँगा तो आपने मुझे मज़ीद 15 लाख की पेमेंट करनी होगी। उसके बाद मुझे क्या इरफान साहब, जब आपका मैं सुपर स्ट्रक्चर बना लूँगा जिसमें आपका कॉलम, बीम और स्लैब आ जाएगी, तो आपने मुझे मज़ीद 30 लाख की पेमेंट कर देनी है। तो वो हर माइलस्टोन के अगेंस्ट एक प्राइस सेट कर देगा और कहेगा कि ये जब मैं माइलस्टोन अचीव कर लूँगा तो इतने पैसे आपने मुझे, टोटल जो हमारे एग्रीमेंट हुआ है, इतने पैसे मुझे आपने उस अमाउंट में से दे देने हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको लाजमी जहन में रखना चाहिए और वो क्लाइंट के साथ हमें डिस्कस करनी होती हैं कि अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस आ गई या इसके स्कोप ऑफ वर्क में कोई बदलाव आ गया तो उस पर जो इजाफी खर्चा आएगा उसका क्या मैकेनिज्म होगा। फिर अगर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट इन्फ्लेशन का फैक्टर भी आ जाता है, चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो उस केस में भी आपकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो उस इंक्रीज कॉस्ट को किस तरह हैंडल किया जाएगा। फिर आपकी जो डिफरेंट इस प्रोजेक्ट की के स्टार्ट से एंड तक डिफरेंट कोई लीगल मैटर्स हैं या कोई लैंड एक्विजिशन या कोई ऐसे लॉस बने हुए हैं जिनसे रिलेटेड आपने फीस भरनी ही भरनी है इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए या एग्जीक्यूशन के दौरान, तो उनकी वो जो फीस है वो उसका क्या होगा, उसका क्या तरीकाकार होगा, वो कौन भरेगा। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी होती हैं। ये लमसम का एक छोटा सा मतलब एक पिक्चर है एक कॉन्ट्रैक्ट की कि जिसमें बेस प्राइस बता दी गई है और उसमें डिफरेंट जो अलाउंसेज, अगर उसमें कंटिजेंसीज आ रही हैं, अलाउंस वगैरह है वो ऐड कर दिया और टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बता दी। और उस टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का जो पेमेंट स्केड्यूल होगा, जिस तरह मैंने आगे बताया, हर माइलस्टोन के अगेंस्ट उसको ब्रेक डाउन कर दिया और एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्टर ने रिसीव कर ली होगी। फाइनल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर ने उस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन के लिए जितना भी खर्चा आया वो कॉस्ट तो उसको क्लाइंट पे करेगा ही करेगा, लेकिन उस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट के साथ एग्रीड कोई इजाफी कॉस्ट भी होगी जो कि क्लाइंट ने वो भी पे करनी है और वो जो इजाफी कॉस्ट है वो कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट और ओवरहेड कॉस्ट को कवर कर रहा होगा। तो ऐसी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट जिसमें क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो देता है लेकिन साथ उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एक सर्टन स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट या परसेंटेज इजाफी भी दे रहा है, तो ऐसी अरेंजमेंट को हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। अब जब हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इसमें इसकी 3 डिफरेंट टाइप्स आ रही होती हैं। एक है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी, कि मिसाल के तौर पे मैंने एक काम, मैं बसीयत एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और हमारा एग्रीमेंट क्लाइंट के साथ ये हुआ कि इसके घर की जो कॉस्ट आ रही है, मिसाल के तौर पे कैलकुलेशन से पता लगा कि 90 लाख टोटल इसके घर की कॉस्ट है, और उस क्लाइंट को मैं कहता हूँ कि सर 90 लाख तो आपके घर का खर्चा आएगा, वो तो आपने मुझे देना ही देना है, लेकिन इससे ऊपर 5 लाख मुझे आपने और भी देने हैं जो मेरा प्रॉफिट और ओवरहेड कॉस्ट होगी। अब मैंने 5 लाख फिक्स्ड अमाउंट बता दिया, 90 लाख तो घर का खर्चा होगा, 5 लाख ऊपर जो होगा वो मेरा प्रॉफिट होगा, तो अब क्लाइंट ने मुझे 95 लाख देना होगा। तो इस तरह की कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट को हम कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी बोलते हैं। दूसरी टाइप होती है कॉस्ट प्लस अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। इसी एग्जांपल को ले लेते हैं कि 90 लाख का प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट पे 90 लाख तो क्लाइंट ने देने ही देने हैं कॉन्ट्रैक्टर को, क्योंकि वो तो है ही उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट। और इसके साथ मैं ये कहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट की 1% या 2% या 5% जितना भी हमारा क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो भी आपने मुझे देना है। मतलब अगर 1% मैंने कहा है तो 90 लाख का 1% मैं निकाल लूंगा, जितनी भी अमाउंट आएगी वो कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे देनी होगी इंक्लूडिंग 90 लाख। तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। और तीसरी हमारे पास टाइप आती है कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी और कॉस्ट प्लस परसेंटेज ऑफ कॉस्ट विद गारंटीड मैक्सिमम। इसमें होता क्या है कि
टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट तो बता दी जाती है, और उसके साथ कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट को एक अपर लिमिट कॉस्ट बता देता है जिसमें उसके ओवरहेड और प्रॉफिट सारा इंक्लूड होता है। इस तरह की अरेंजमेंट को हम कॉस्ट प्लस, अगर वो फिक्स्ड प्राइस बता देगा तो कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी गारंटीड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो उसको परसेंटेज में बताएगा तो कॉस्ट प्लस फिक्स्ड फी विद गारंटीड मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट इसको बोले। अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मतलब इसको अगर आप करते हैं कॉस्ट प्लस गारंटीड मैक्सिमम को, ये मोस्टली नेगोशिएटेड बेसिस पर होता है, और इस पे जो नेगोशिएशन चल रही होती हैं वो ये कि कौन सी कॉस्ट की अमाउंट कॉन्ट्रैक्टर को वो उसको रीएम्बर्सेबल कंसिडर की जाएगी और कौन सी उसको नॉन रीएम्बर्सेबल कॉस्ट आएगी, कि कौन सी उसको कॉस्ट नहीं दी जाएंगी। अब रीअबर्सेबल कॉस्ट की अगर बात करें तो इसमें मटेरियल से रिलेटेड आ गई, आपकी इक्विपमेंट से रिलेटेड आ गई, आपकी लेबर की कॉस्ट आ गई, सब कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉस्ट उसमें इंक्लूड है, साइट सेटअप, मोबिलाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है, ये रीएम्बर्सेबल कॉस्ट है, ये कॉन्ट्रैक्टर को देनी है। नॉन रीएम्बर्सेबल में मोस्टली जो निगोशिएशंस जिस पे चल रही होती हैं वो इंश्योरेंस कॉस्ट आ जाती हैं, एक्सपेंडिचर्स जो कॉन्ट्रैक्टर के ऑफिस के आ रहे हैं, फिर जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रही है, या अगर कोई रीवर्क कोई हो रहा है उस प्रोजेक्ट में, उससे रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है उस पर निगोशिएशन चल रही होती है कि ये रीएम्बर्स करनी है क्लाइंट ने या नहीं करनी। आखिरी पॉइंट है जी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है? हमारे पास इंटरनेशनल अदारे मौजूद हैं, उन्होंने पहले से बने बनाए कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, सर्कुलेट किए हुए हैं। वो पहले से बने बनाए स्टैंडर्ड फॉर्म्स या स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट के, उस उन डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये एज इट इज़ हम यूज़ कर सकते हैं। अब पाकिस्तान में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फिडिक के डॉक्यूमेंट्स हैं। फिडिक के आगे डिफरेंट येलो बुक है हमारे पास, रेड बुक है। अब ये जो बुक का कलर है ये प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड के हिसाब से वेरी कर रहा है। मतलब अगर सिल्वर बुक है तो वो एक प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को कवर कर रही होगी, अगर ब्लैक बुक है तो वो दूसरी प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को कवर कर रही होगी, अगर येलो बुक है तो वो तीसरी प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को कवर कर रही होगी। और उस स्पेसिफिक बुक के अंदर एक स्टैंडर्ड क्लॉजेस बनी बनाई आपको मिल जाती हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता दी जाती हैं, कंसल्टेंट की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑलरेडी उसमें मेंशन होती हैं, उसमें जर्नल कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से बताई गई होती हैं, आपको स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दी गई होती हैं। तो आपने सिर्फ करना क्या है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, उसको उठाना है, उसके जितने भी जो भी प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आपने वो फॉर्म्स उठाने हैं और उनको मॉडिफाई कर लेना है अपने सिनेरियो के हिसाब से। मतलब अगर मैं फिडिक की येलो बुक उठाता हूँ और उसमें जितनी भी उसने क्लॉजेज मेंशन की हुई हैं उनको मैं पढ़ता हूँ, और पाकिस्तान में पंजाब में अगर मैं कोई प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ तो अपनी लोकेशन के हिसाब से उसकी क्लॉजेस को मैं मॉडिफाई कर लूँगा बैसियत क्लाइंट, और उन क्लॉजेस को मॉडिफाई करने के बाद जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैं एग्रीमेंट करूँगा उसके साथ मैं निगोशिएट कर लूँगा, हमारा कंसेंसस हो जाएगा, तो ऑफिशियली हमारा फिर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स पे कॉन्ट्रैक्ट साइन होके हम अपने प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन कर लें। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, उसके लिए चार डिफरेंट फैक्टर्स हमने देखने होते हैं। पहला मैं आपको बता चुका कि आपने देखना है आपका प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइन एंड बिल्ड यूज़ कर रहे हैं, ट्रेडिशनल यूज़ कर रहे हैं, टर्न की यूज़ कर रहे हैं, आपका कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट की प्रोजेक्ट डिलीवरी आप यूज़ करने जा रहे हैं। फिर आपने देखना है आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ऑफ वर्क क्या है, उसका उसकी लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, उस प्रोजेक्ट का आउटपुट क्या होगा, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है, एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है,
हाइड्रोलॉजी से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट है तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरे पे आपने कॉन्ट्रैक्ट टाइप देख लेनी है कि आप कौन सी कॉन्ट्रैक्ट टाइप यूज़ करने जा रहे हैं। लमसम यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट प्लस यूज़ कर रहे हैं, यूनिट प्राइस यूज़ करने जा रहे हैं। फिर आपने अपनी कंस्ट्रक्शन का जो टोटल टाइम फ्रेम होगा कि कब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, और डिफरेंट जो अंदर हमें माइलस्टोन्स बता दिए गए हैं वो आपने पढ़ने। तो इन 4 फैक्टर्स को मद्देनज़र रख कर हम अपना स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज कर रहे होते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें पहला जो हमारे पास मौजूद है वो ऑस्ट्रेलिया, इससे जो ऑस्ट्रेलिया में फॉलो किया जाता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखें तो फिडिक के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। न्यू इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम NEC कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। फिर JCT कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जॉइंट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रिब्यूनल ये अदारा है, उनके आप डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं मॉडिफाई करके अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से। फिर अगर हम फिडिक की बात करें तो फिडिक में ये डिफरेंट इन्होंने अपनी किताबें पब्लिश की हुई हैं, और हर किताब एक डिफरेंट प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को कवर करती है। जिस तरह येलो बुक है तो ये डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट को कवर कर रही है, आपकी सिल्वर बुक है तो ये EPC कॉन्ट्रैक्ट की प्रोजेक्ट डिलीवरी को कवर कर रही है, और इसकी और अगर आपको कोई बुक का कलर उठाएंगे तो वो किसी दूसरी प्रोजेक्ट डिलीवरी मेथड को कवर कर रही होगी। फिर इसी तरह NEC को अगर आप देखें तो इसके डिफरेंट कैटेगराइजेशन हुई हुई है, और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। फिर JCT के डिफरेंट कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको उनकी भी पब्लिकेशन होती है, ये हर साल इसको रिवाइज करते हैं, अपडेट करते हैं, इनको भी यूज़ कर सकते हैं, किया जाता है। फिर हर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कुछ की जर्नल प्रोविजंस होती हैं जो आपको लाजमी मिलेंगी, जिनमें आपका नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की डॉक्यूमेंटेशन का किस लेवल की होगी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे। फिर आपका अगर क्लाइंट डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो उसका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। फिर इसमें लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपकी साइट क्लियरेंस से डिफरेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो आपने साइन करने हैं, या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप से रिलेटेड क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, रोल्स होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, और क्लाइंट की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उसके रोल्स क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। ये सम ऑफ द की पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं जो हर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको देखने में मिलेंगी। इसके अलावा फिर मज़ीद आप जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगी, फिर स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड क्लॉजेज आ जाएंगी, और जितना भी डाटा हम बिडिंग के प्रोसीजर में पढ़ चुके हैं वो इसमें इंक्लूड होता है। अब मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो वो हमारे पास फिडिक का डॉक्यूमेंट है, वो हम पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रोविज़न, रिस्क शेयरिंग ऑप्शन, इसमें उससे रिलेटेड डाटा होता है। अगर वेरिएशन आ रही हैं प्रोजेक्ट के काम में, या वर्क ऑर्डर्स आ रहे हैं, या कोई सस्पेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज, डिस्प्यूट अगर आ जाता है उसको हम किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आपको ऑलरेडी देखने में हमें मिलेंगी।